ओवरलोडिंग एक संज्ञेय अपराध है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार। करोड़ों की वसूली है, लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए महीने की आज वसूली है। अब इसका कम से कम मान के चलिए कि 40% दयाशंकर जी के पास जाता है। मैंने डिस्क्लोज कर दिया मैटर। ब्लैकमेलर और दमदार पत्रकार का अंतर आज मैं डिफाइन करता हूं आपको। ब्लैकमेल पत्रकार वो होता है जैसे मान लीजिए किसी अधिकारी किसी संस्थान के खिलाफ अपने स्टोरी कर लिया, खबर बना लिया, वीडियो बना लिया, आप उसको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई सीओ साहब हैं, उनके खिलाफ अपनी स्टोरी कर लिया, अब वो चला नहीं रहे हैं, आप उनके ड्राइवर को व्हाट्सअप कर दिए। अच्छा, तो आप ये उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। और जो दमदार पत्रकार होता है वो लिखना शुरू करता है, चलाना शुरू करता है, जिससे जब सीओ साहब लगता है कि मेरी कुर्सी खतरे में जाती है तो लिंक खोजते हैं तमाम संस्थान के लोग, नहीं अब मेरा स्कूल बंद हो जाएगा, मेरा अस्पताल बंद हो जाएगा, क्योंकि इस देश में सारे स्कूल, सारे अस्पताल और सारे अधिकारी गलत तरीके से ही काम करते हैं, पेपर का पेट भर के। और जो वो गलत तरीका जानेगा तो उनका नुकसान होता है, तो खोजते हैं यार मैनेज करा दो, मैनेज करा दो। ये अब क्या है ब्लैकमेलिंग? मैनेज कराते हैं, तो मैनेज कराने के लिए आते हैं, तब यहां से तथास्तु का आशीर्वाद मिलता है, कहते हैं थोड़ा बहुत भाई चलने दीजिए, आप मेरा नुकसान करके क्या फायदा। क्या आपने कभी कल्पना की होगी कि एक व्यक्ति जो अपनी लेखनी यानी पत्रकारिता से एक तहलका मचाता है और उसका नतीजा ये होता है कि मंत्री से लेकर के न्यायपालिका तक उसको उठा करके जेल में कर देती है। ये हादसा हुआ था वाराणसी में करीब 1.5 साल पहले। ये हमारे सामने है अमित मौर्य। अमित मौर्य के इनके पास एक अखबार है अचूक संघर्ष। हालांकि इसके पहले रणभेरी के नाम पे भी उनका अखबार हुआ करता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पत्रकारिता शुरू की उसका नतीजा ये मिला कि उनको पुलिस ने और मंत्री ने मिल करके जेल में बंद कर दिया और 13 महीने तक अमित मौर्य बंद रहे हैं। हालांकि मैं उनकी कई कार्रवाइयों से और उनके एक्शन से मैं सहमत नहीं होता हूं अमित मौर्य के साथ, लेकिन इसके बावजूद एक पत्रकार के तौर पर उस आदमी के जुझारू और जोशीले एटीट्यूड का मैं बिल्कुल समर्थक हूं। अमित जी, जरा बताइए कि वाराणसी में ये क्या हुआ था आपके साथ जो आपको जेल जाना पड़ा? देखिए, सरकार या सरकार के लोग या तमाम माफिया लोग मुझको फंसाने का एक मौका खोज रहे थे। मुकदमा दर्ज हुआ मेरे ऊपर रंगदारी का, एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने मैंने उसकी संलिप्तता प्रमाणित तो था ही, मैंने कर दिया, तो उसने मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए ध्यान नहीं रखती, जैसे मैंने किसी के खिलाफ आज खबर छापा सुबह और शाम को वही आदमी तहरीर देता है, पुलिस मुकदमा लिख देती है। वो ये नहीं समझती ये जिसके खिलाफ पत्रकार ने छापा वही रंगदारी की तहरीर दे रहा है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। ये क्या उसमें मंत्री की संलिप्तता थी? उसमें मंत्री की संलिप्तता एफआईआर में को कमिश्नर को दबाव में लिया गया था, लेकिन चूंकि सबको पता है कौन? पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन थे, जिनसे मेरी सुबह शाम रोज बात होती थी, चाय पिलाते थे मुझे। अरे वाह, दोस्तों ने काम लगा दिया। एक्चुअल में आईएएस आईपीएस लाभी ऋण विहीन हो चुकी है। वो अपने कुर्सी के लिए किसी को भी फंसा सकते हैं, वो उनको कुर्सी प्यारी है। एक्चुअल में भ्रष्टाचार इस देश का गहना है, भ्रष्टाचार इस देश का गहना है, बेईमानी जीन में बसी हुई है। कोई कम बेईमान है, कोई ज्यादा बेईमान है। जो कम बेईमान है उसको कहा जाता है ईमानदार है, जो ज्यादा बेईमान है वो तो बेईमान है ही। आपके साथ समस्या ये है कि आप बनारस के रहने वाले और बनारस का रहने वाला व्यक्ति तो बकलंट होता है या बकचोद होता है। तो मैं खाली जानता हूँ, टू द पॉइंट हमें जा रहे हैं, पूरा हादसा क्या हुआ था? क्या उसमें किसी मंत्री की संलिप्तता थी और वो कौन था? एक्चुअल में मुकदमा होने से पहले मैं ओवरलोडिंग एक संज्ञेय अपराध है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, और लगभग ये हर सरकारों में फला फूला है। करोड़ों की वसूली है, लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए महीने की आज वसूली है। अब इसका कम से कम मान के चलिए कि 40% दयाशंकर जी के पास जाता है। मैंने डिस्क्लोज कर दिया मैटर। तो कितनी उगाही होती है? 25 से 30 करोड़ रुपया प्रति माह। और यही नहीं, और मंत्री को कितना जाता है? 40%। अरे बाप रे बाप। इसके पहले जो परिवहन आयुक्त थे चंद्रभूषण सिंह, जो उनका ट्रांसफर हो गया, वो प्रवर्तन से 1 लाख महीना लेते थे, प्रशासन से 50,000 महीना लेते थे। ऑन द रोल कैमरा बोल रहा हूं। और ये कैसे प्रमाणित करेंगे आप? ये एक एआरटीओ ने नाम ना डिस्क्लोज कर सकते, क्योंकि परिवहन विभाग से मेरा चोली दामन का रिश्ता है, और कुछ एआरटीओ अधिकारी भी मुझको पैसा देते थे कि मेरे खिलाफ खबर न छापिए। क्योंकि मैं कम बेईमान हूं इसलिए कह रहा हूं। मैंने मंत्री से कहा। आपको टो करके एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर एक राजनीतिक विशेषज्ञ के पत्रकार होते हैं, एक स्वास्थ्य को लेकर होते हैं, कोई साहित्य को लेकर के होते हैं। आप आरटीओ के रिपोर्टर हैं, केवल ट्रांसपोर्ट तक ही आप सीमित हैं? नहीं, ट्रांसपोर्ट पर लिखता हूं दाऊद इब्राहिम के। मैंने छापा कि
दाऊद इब्राहिम का मोदी सरकार के साथ सट्टे का काला कारोबार। आप मान लिया कि आप बहुआयामी हैं, मुझे बताइए कि उसके और नहीं सुनिए, एक मैंने उसके बाद क्या हुआ? नहीं, और एक और खबर छापा हमने कि योगी जी का माननी माफिया ब्रिजेश से प्यार, मुख्तार से रार। अब बताइए, मैंने एक खबर छापा कि लेकिन केंद्र में रहता है ट्रांसपोर्ट। ना 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 ना, ये एक्चुअल में शुरू में मैं तो कह तो रहा हूं कि आदमी किसको ओबलाइज करता है। आप उसकी कमी को जान जाएंगे तो आपको ओबलाइज करने का प्रयास करता तो है। आपको शिकार बनाया गया। सुन तो लीजिए, बात समाप्त नहीं, बात विषयांतर मत करिए। जब आपको पूछा ट्रांसपोर्ट का, लोग कहते हैं भाई हम, देखिए पहले एक मैं आपको बताता हूं, आजकल एक बड़ा सगल चल गया है पत्रकारों के लिए। जितने चोर बेईमान अधिकारी हैं जो तनख्वाह पर नौकरी नहीं करते हैं, वो खुद भ्रष्टाचार करते हैं, वो कहते हैं ब्लैकमेलिंग पत्रकार करता है। जैसे मैं हूं, जैसे अब मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, जैसे मैं हूं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं सुनिए, ब्लैकमेलर और दमदार पत्रकार का अंतर आज मैं डिफाइन करता हूं आपको। ब्लैकमेल पत्रकार वो होता है, जैसे मान लीजिए किसी अधिकारी किसी संस्थान के खिलाफ अपने स्टोरी कर लिया, खबर बना लिया, वीडियो बना लिया, आप उसको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, प्रसारित नहीं कर रहे हैं, उसको जारी नहीं कर रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई सीओ साहब हैं, उनके खिलाफ अपनी स्टोरी कर लिया, अब वो चला नहीं रहे हैं, आप उनके ड्राइवर को व्हाट्सअप कर दिए। अच्छा, तो आप ये उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। और जो दमदार पत्रकार होता है वो लिखना शुरू करता है, चलाना शुरू करता है, जिससे जब सीओ साहब लगता है कि मेरी कुर्सी खतरे में जाती है तो लिंक खोजते हैं तमाम संस्थान के लोग, नहीं अब मेरा स्कूल बंद हो जाएगा, मेरा अस्पताल बंद हो जाएगा। क्योंकि इस देश में सारे स्कूल, सारे अस्पताल और सारे अधिकारी गलत तरीके से ही काम करते हैं, पेपर का पेट भर के। और जो वो गलत तरीका जानेगा तो उनका नुकसान होता है, तो खोजते हैं यार मैनेज करा दो, मैनेज करा दो। ये अब क्या है ब्लैकमेलिंग? मैनेज कराते हैं, तो मैनेज कराने के लिए आते हैं, तब यहां से तथास्तु का आशीर्वाद मिलता है, कहते हैं थोड़ा बहुत भाई चलने दीजिए, आप मेरा नुकसान करके क्या फायदा। तो आप पत्रकारिता के विश्लेषक हैं, मैं मान गया, लेकिन जरा बताइए मैं किस श्रेणी का पत्रकार हूं? आप उस श्रेणी के पत्रकार हैं, आप बहुत सिद्धांतवादी हैं। चूतिया। आप लोग सिद्धांतवादी हैं, आप लोग एकदम सिद्धांत को पकड़ के खड़े रहते हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि बहुत सीधे नहीं रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, कहते हैं पल्ला बहुत अच्छा निकली, और जो पेड़ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है वो जल्दी कटता भी नहीं है, तो पल्ले में बेकार निकली। मध्यम मार्ग चलिए, क्योंकि जीवन में ऐसी समस्याएं खड़ी आएंगी कि जान बचाएं या ईमान। तो जान बची रहेगी तो ईमान फिर बचा लेंगे। आपको ईमानदार होने के लिए आपको जिंदा रहना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, खाना के लिए पैसा जरूरी है। गिरफ्तारी मैंने एक विवादित धार्मिक टिप्पणी कर दी जो मुझको नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध, अच्छा, गलती आपने की? नहीं, धार्मिक टिप्पणी कर दी। जो रंगदारी का मुकदमा था उसमें मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उसमें मेरा मुकदमा एक्सपंज होने वाला था। तो मार्कंडे पुराण में दुर्गा महिषासुर पर मैंने एक विवादित धार्मिक टिप्पणी कर दी जो मुझको नहीं करना चाहिए। शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। जैसे किसी पत्नी को आप बोल दें, अपनी पत्नी को बोल दें कि तुम कातिल लग रही हो, फिर उसी को बोले कि तुम हत्यारिन लग रही हो, तो बेलना लेके दौड़ाएगी आपको। ओशो ने किताब लिखा संभोग से समाधि की ओर, लेकिन वो जो हम लोग बलगर यूज करते हैं वो किताब हेडिंग रहता है, वो किताब कौन खरीदता। वैसे दुर्गा के रूप में, दुर्गा का जो गणिका, मतलब हमने क्लिष्ट शब्द यूज कर दिया जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये तमाम गूगल पर, इस पर हमने जो शब्दों का प्रयोग किया वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे निश्चित रूप से भावनाएं आहत हुई हैं, जिसका मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बाद में मुझको लगा आत्मग्लानि है। आत्मग्लानि इसलिए कि अगर हम किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो किसी को अपमानित करने का भी अधिकार मुझको नहीं है। तो इसी बहाने सबको हमको निरुद्ध कर दिए, तो उसमें तो 8 दिन में बेल हो गया मेरा। लेकिन चूंकि रंगदारी का मुकदमा था तो उसमें यहां से खारिज हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं यहां बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान न्यायालय की आलोचना करने का अधिकार नहीं देता, लेकिन फैसलों की समीक्षा करने का अधिकार जरूर पत्रकारों को मिलना चाहिए। उस पर न्यायालय अपनी हमारा 13 मार्च को ऑनरेबल जस्टिस मंजू रानी चौहान ने जमानत खारिज किया। मुकदमा मेरा रंगदारी का दर्ज था। बिल खारिज करते हुए ऑनरेबल जस्टिस मंजू रानी चौहान ने लिखा कि मैं सीएम पीएम पर बहुत अभद्र टिप्पणी करता हूं, अपने समाचार पत्र में सीएम पीएम को घोर अपमानित करता हूं, सोशल मीडिया को नफरत का माध्यम बना दिया हूं। मतलब ये तो मामला था रंगदारी का, तो उसमें नरेंद्र मोदी और योगी। अरे तो हुजूर मीलाड से कौन पूछेगा? मीलाड हैं, इस देश के भगवान हैं। मीलाड से पूछेंगे तो फिर जेल चले जाएंगे, क्योंकि आप इस देश की न्याय व्यवस्था को चाहे कितना भी गाली दीजिए, आपको न्याय मांगने 3 लोग के पास जाना है, पुलिस के पास, जज के पास और वकील के पास। आप इनको कोस कर कहीं नहीं जाते। ये संगठित हैं और इसीलिए इनका उत्पीड़न नहीं होता।
पत्रकार आपस में क्यों संगठित हैं? पुलिसिंग को देख लीजिए, एक पुलिस पर होता है, सारे पुलिस बर्रे तरह छपक जाते हैं। एक वकील को मार के देखिए, पूरे भारत में हड़ताल हो जाएगा। एक जज पर आप डर के वाले टिप्पणी नहीं कर सकते। पत्रकार तो साला मंदिर का घंटा है जो आए टर्न से बजाए, क्योंकि पत्रकार पत्रकारों का ही दुश्मन है। और जब से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो मीडिया कल्चर खत्म हो गया। हाँ सर कहाँ है, बाइट लेना है, बिना बाइट खबर चल नहीं, डीएम साहब कहें रखो यार बाइट लेना है, बाइट लेना है, मीटिंग है। प्रिंट मीडिया का एक आज भी वैल्यू है, इसलिए कि पोर्टल से खबरें हटाई जा सकती हैं, वीडियो एडिट किया जा सकता है, लेकिन 2 कॉपी भी छप गया तो जवाबदेही तय है। फिर न्यायालय में क्या हुआ? तो न्यायपालिका ने फिर बाद में फिर दोबारा लोकसभा चुनाव से पहले सरकार मुझको छोड़ती नहीं। क्या आपको लगता है कि जो फैसला हुआ वो तो एक दबाव पे किया गया? अब निश्चित रूप से किसने किया? मैं न्यायालय की, अब सरकार के लोग। कौन? अरे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। निकल को तो आप ट्रंप को भी गाली देना शुरू करेंगे? तो वहां एजुकेशन जिंदा है ना, यहाँ मरी हुई चीज है ना। मैं बात फिर कहा ना, मैं, आप जो ट्रंप की बात कर रहे हैं, अमेरिका में 1.5 साल पहले कस्टोडियल डेथ हुई थी। अब पत्रकार क्या करे ऐसी हालत में? पत्रकार ऐसे ही जूता खाते रहेंगे क्योंकि एकता नहीं है। और अंग्रेजी पत्रकार वाले अपने आप को, जो बड़े पत्रकार हैं, एक जूता का मतलब कि हम बुरे चाल में कैसे हो सकते हैं? हम अपनी बातचीत कहेंगे ना, चाहे हम बोलेंगे जरूर, सवाल उठाएंगे। सवाल चाहे वो दूसरे को लेकर के हो, चाहे मुझे कहने दीजिए। हाँ। सवाल तो हम उठाएंगे, चाहे अपने आप से उठाए, सामने से बोले, या एक पत्रकार के तौर से आपसे पूछें। ये पूरा हमारा अधिकार, यही हमारा धर्म है, और यही मुझे मानता हूं कि ये हमारा ब्राह्मणत्व होता है। हम पुरोहित की तरीके से झूठे मंत्र नहीं पढ़ सकते, हम कर्मकांडी नहीं हो सकते। इसलिए हमारी एकजुटता का कोई बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो जाएगा। हम बिल्कुल एकजुट नहीं होना चाहते, हम नया संधान करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, जब इस पर मेरा ये उत्तर है कि ऑनरेबल जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रहे मार्कंडे काटजू, उन्होंने कहा पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है, पत्रकार कॉमन मैन नहीं है। बिल्कुल। जो समाज से हटकर कुछ अलग काम करेगा उसको गुच्छे में रहना होगा। और अंगूर और लीची हमेशा गुच्छे में रहता है तो सेब रहता है, अंगूर लीची गुच्छे के बाहर कुचल दिया जाता है। पत्रकार के भी गुच्छे में नहीं है। मैं, हो सकता है आपकी अपनी बात जगह सही हो, लेकिन संगठन में बहुत शक्ति है। मैं आपको बता रहा हूं, पत्रकार का दुश्मन। इसलिए आप छोड़िए, आप आइए। सल्लभ मणि त्रिपाठी इतने बड़े ब्रांड थे, माया का पत्थर प्रेम चलाए, मुकदमा हुआ, छोटे पत्रकारों ने ही धरना प्रदर्शन किया। ये अंग्रेजी पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया, 1 मिनट मेरी बात सुना, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, वो अंग्रेजी पत्रकार, अंग्रेजी अखबारों के पत्रकार हिंदी अखबारों के पत्रकारों को देखकर तो ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे लगता है कि उनके बदन पर टट्टी आ गई है। ये पत्रकार पत्रकारों का दुश्मन है। जैसे एक हमेशा कोठा चलाने वाली महिला ही होती है, पुरुष कोठा नहीं चलाता है। तो हम पत्रकार नहीं है, कोठा चलाने वाले व्यक्ति हैं। वर्तमान परिवेश में ऐसा कर सकते हैं, तो हम नहीं बनना चाहते। मत बनिए, वो आपकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी तो है। आप विशाले का अंग है। हाँ बिल्कुल, बिकता तो सभी, कौन नहीं बिक रहा है? तो जो कोई ज्यादा, सुनिए, हर कोई बिकता है, कोई ज्यादा बिक रहा है, कोई कम बिक रहा है। इस भारतीय व्यवस्था में जो कम बिकाऊ है उसी को ईमानदार कहते हैं, जो ज्यादा बिकाऊ है तो बेईमान है। ये है जो अखबार का क्षेत्र हो गया है, वो पीडीएफ पे आ गया है, अखबार अब छपता नहीं है, ये क्या है? वो पीडीएफ भी दौड़ता है, लेकिन आप चाहे, हम यही सिर्फ कह सकते हैं कि बात विषयांतर हो जाएगी इस पर, चूंकि आजकल जमाना भी वही चल रहा है। पीडीएफ, मोबाइल, किताब पढ़ना और अखबार में पढ़ना बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि पीडीएफ आंख फाड़ के पढ़ते हैं आप। समाचार पत्र का एक अलग पहलू है। कोई कितना भी कोई कह दे, जिस दिन अखबार नहीं आता सुबह उठते, अरे अखबार नहीं आया क्या, अखबार नहीं आया। अंतिम सब प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। जो आपके साथ हादसा हुआ वाराणसी में, जेल में 13 महीना आप जेल में बंद रहे, उसके बाद हौसले आपके सीमित हो जाएंगे, आक्रामकता कम हो जाएगी, या और बढ़ेगी? मैं जब से छूटा हूं कोई आक्रामकता कम नहीं हुई, आक्रामकता मेरी कम नहीं हुई। आक्रामकता कहने का मतलब है कि मैं आपको बता दूं कि अमित मौर्य पैदा हुए हैं तो मरेंगे, लेकिन अमित मौर्य डरेंगे नहीं। बड़ी दुख की बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जीने के लिए इस दुनिया में कौन आया है हुजूर, जीने के लिए इस दुनिया में कौन आया है हुजूर। ये जीवन भी कितनी अजीब है कि एक दिन मरने के लिए पूरा जीवन जीना पड़ता है, लेकिन इसी हम जी रहे हैं क्यों? मरने के लिए। इसी प्रवृत्ति के चलते आपके जीड़ा जूता पड़ा था जिस पर दूसरों को जूते मार रहे थे आप, तो ये आदान प्रदान चलता रहेगा। देखिए ऐसा है ना कि वो तो चलेगा, जो देखिए भीड़ का कोई हिस्सा नहीं होता। अकेला मेरे साथ खुद भीड़, अभी आप जा रहे हैं, आप ही को 5 लोग घेर लेंगे, आप ही मार खा जाएंगे। कोई अकेले मार के दिखाए,
अगर किसी ने माँ का दूध पिलाया है, अगर वो मर्द का बच्चा है, एक बाप की औलाद है, तो अकेली अकेला लड़ ले। आप नरमुंड की माला पहने हुए हैं, ये मुंड तो है नहीं, फ्रॉड है बिल्कुल। ये एक मैं चूंकि मतलब नरमुंड नहीं मैं है। धर्म कर्म नहीं मानता, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, मैं इंसान पूजता हूँ। तो हमारे यहाँ एक सिद्ध संत हुआ करते थे, बाबा कीनाराम जी। हाँ। उनको मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो पैदा हुए थे, मरे हैं, इसका प्रमाण है। तो क्रीकुंड में बहुत विशाल का नरमुंड है, बना हुआ कृत्रिम, वो रियल लेकिन नरमुंड आपके पहनते थे। कृत्रिम है, बहुत छोटे छोटे गिलहरी से भी छोटे नहीं, वो एक गिलहरी वाली इतनी छोटी आती है, देखिए मेरे हाथ में गिलहरी वाली है। अच्छा। और ये लोग पहनते, तो मैं वहां जो जितने भी साधु संत हैं वो जींस पैंट वाले हैं। हाँ। वहां कोई आप नाम का ब्राह्मण हाथ देखेगा, वहां प्रकृति पूजा है। प्रकृति पूजा मतलब जीवन का शाश्वत सत्य क्या है? स्मशान। वहां स्मशान की अग्नि को प्रणाम किया जाता है। वही तो मूल प्रश्न है। बुद्ध ईश्वरवाद पर विश्वास नहीं करते हैं। आप अघोरी हैं। अघोर हमेशा ईश्वर के प्रतीकों पर पूछता है। तो ईश्वर क्या है? वही तो जानना पूछा। ईश्वर आप संविधान में देख, बड़े लोग क्या कहते हैं, कभी संसद भवन में सुना है कि मैं हनुमान जी को मान कर शपथ लेता हूं, मैं शिव जी को मान कर शपथ लेता हूं, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं। ईश्वर कहां है? ईश्वर सबके अंदर है। हर एक आदमी के अंदर एक ईश्वर का भी वास है, हर एक आदमी के अंदर एक शैतान और एक राक्षस का वास है। आपके कर्म डिफाइन करते हैं कि आप ईश्वर हैं या शैतान हैं। तो ये है अमित मौर्य। बहुत पहले बहुत इंसान थे, बाद में लोगों ने इनको पिशाच के तौर पर उठा के जेल में बंद कर दिया। अब ये पैशत चित्त से वापस आ गए और फिर नरमुंड लेकर के घूमने पे हाहाकार करने पे आमादा है। विष का पात्र है, खुद भी पिएंगे और दूसरे को भी पिलाएंगे। तो ये है अमित मौर्य अचूक संघर्ष से। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, के दूसरे स्थान पर किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती ले कुमार सर को इजाजत दीजिए।